अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। कल मैं किस्त नहीं दे पाई थी, उसके लिए तो माज़रत, क्योंकि मेरी खुद की गलती नहीं थी। फ़ोन चेंज किया है मैंने, तो पुराने से इसमें डालते डालते पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गई, मुझे खुद नहीं पता चला। और इतनी लंबी किस्त था, आपको पता है पूरा दिन लगता हो जिसमें वो डिलीट हो जाए तो कितना बुरा लगता है। पूरी रात फिर मैंने दोबारा से किस्त लिखी है। अब एग्जैक्ट वैसी तो नहीं हुई जैसे मैंने पहले लिखी थी, लेकिन मैंने लिख दी है। और दूसरी बात, जो प्रीवियस किस्त थी जिस पे मैंने लिखा था बोल्ड एंड रोमांटिक एपिसोड, तो वो पार्ट ही बोल्ड आना था। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मेरा नॉवल का कंटेंट बोल्ड होने वाला है, लेकिन वो सीन बोल्ड ही आना था, इसलिए मैंने वो दिए। आप लोग मेरे नॉवेल्स पढ़ते हैं, जो पहले पढ़ते हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं कैसा लिखती हूँ। जैसे मैंने कल रात कम्युनिटी में भी आप लोगों को बताया था। इस चीज़ को दिमाग पे हावी ना करें कि मेरा नॉवल मतलब ख़राब होने वाला है या कुछ अलग होने वाला है। हाँ, रोमांटिक होने वाला है, बोल्ड टाइप के सीन्स आने वाले हैं, लेकिन हद से ज़्यादा वो नहीं आने वाला। ये सीन ऐसा था क्योंकि ये नॉवल की, ये कहानी का पार्ट है हमारा, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है। तो आगे से कहानी को अच्छे से लिखा जाएगा। और रही बात कैप्शन की, जो मुझे कहा था कैप्शन की वजह से आप ही हमने आपको सब बोला जो मुंह में आया, तो बेटा जी कैप्शन ऐसे ही था। मुझे भी नहीं आता था इसका कैप्शन एडिट करना, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप इस एपिसोड पे ये कैप्शन डालो तो अच्छा रहेगा, इससे आपके ना व्यूअर्स फॉलोअर्स लाइक खुश हो जाएंगे। मुझे क्या पता था मेरे फॉलोअर्स तो सैड हो जाएंगे। चलिए खैर, अब आगे चलते हैं। आगे किस्तों में मैं कोशिश करूँगी ऐसा कुछ ना करूँ जो आप लोग को पसंद ना हो, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे से मेरे नॉवल को सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे अपना, और अपना टारगेट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी भी प्रीवियस कंप्लीट नहीं हुआ, 2 दिन हो चुके हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ, कल मैंने नहीं दी थी, तो आज को आप लोगों को मैं डबल किस्त दूँ। इस एपिसोड के बाद भी एक किस्त दूँ रात को, अगर आप लोग को वो चाहिए तो अपना टारगेट कंप्लीट करें। 170 लाइक्स और 50 कमेंट्स तो मस्ट होने चाहिए एपिसोड के ऊपर। रात को 9 बजे इंशाल्लाह मैं आप लोग को दूसरी किस्त दे दूँगी टारगेट कंप्लीट होने पर। अगर कंप्लीट ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं, मैं दे दूँगी किस्त आज, पर वो बिना वॉइस ओवर की होगी, आप लोग को खुद रीड करनी होगी, क्योंकि वॉइस ओवर में बहुत टाइम जाता है, जैसे सबको पता है। तो इसलिए नेक्स्ट एपिसोड आप लोग खुद रीड करिएगा। इंशाल्लाह रात 9 बजे तक, 9 नहीं तो 10 बजे तक मैं वो किस्त दे दूँगी आप सबको। और इस किस्त में मज़ा आने वाला है, क्योंकि किस्त कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अदा पे है, लेकिन बोल्ड नहीं है, इसलिए रिलैक्स। बाकी इंशाल्लाह आप लोग को मज़ा आएगा पढ़ के। तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, बिना चैनल सब्सक्राइब एपिसोड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा। अब चलते हैं अपनी किस्त की तरफ। दिल-ए रक़्सम एपिसोड 13 बाय सालिहा इकबाल। अदा अब्बास के लंबे लंबे खुले खुले कपड़े पहने हुए, जिन्हें पहनकर अदा को अपना आप ही महसूस नहीं हो रहा था। कमीज़ उसके पैरों से थोड़ी सी ऊपर होती है। और शलवार को उसने पैरों से तो कुछ पेट पर से फोल्ड किया हुआ था। अब्बास के कपड़े पहने, गर्म शावर लिए, अपने बालों में टॉवल फेरते वापस कमरे में आती है और नंगे पैर ठंडे फर्श पर चलते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी होती है। अपने बालों में टॉवल फेरती जाती है और ख़ुद को टिकटिकी बांधे देख रही होती है। जहन में अब्बास की हर हरकत बार बार उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म के खूबसूरत मंजर की तरह जो चल रही होती है। अदा अपने चेहरे से नज़रें हटाए टॉवल वो वहीं खड़ी होकर बेड पर फेंकते हुए एक गहरी सांस लेते हुए कमीज़ के 3 बटन खोले। अपने कंधे पर अब्बास के दांतों के निशान देखते हुए अदा उस निशान पर उंगलियां फेरते हुए कोल्ड अंदाज में अपने कंधे को देखती है कि इतने में उसका सोफ़े के आगे टेबल पर पड़ा उसका फ़ोन बज पड़ता है। अपनी कमीज़ को वैसे ही छोड़े अदा टेबल के पास जाती है। अपना फ़ोन टेबल से उठाती है कि स्क्रीन पर 19 मैसेजेस आए हुए थे। एकदम कोल्ड संजीदा अंदाज में अदा उन मैसेजेस की तरफ देखती है और देखते ही फ़ौरन से उसे कॉल मिलाती है। किधर हो? कान से फ़ोन लगाते ही पूछती है। ठीक है, आ रही हूँ मैं। अदा अगले इंसान की बात सुनते हुए फ़ौरन से कहते ही कॉल काट देती है और फ़ोन में टाइम देखती है, जहाँ रात के 9:58 हो रहे थे।
2 मिनट हैं अदा, फिर लाइट्स बंद हो जाएंगी बाहर की। अदा खुद से कहती है और उसी पल ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे अपने बैग से अपनी नॉर्मल जूती निकाले, उसे पहनते हुए अब्बास की अलमारी में से एक ब्लैक कलर की शॉल निकाले। अदा शॉल अपने कंधों पर डालते हुए कमरे से बाहर निकलने के लिए बढ़ती है, पर जाते जाते रुक जाती है और मुड़कर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ती है। टेबल पर एक छोटा सा प्लास्टिक का पैकेट पड़ा हुआ था, जिसमें एक एयर स्टिक होती है, जिस पर अदा के कंधे पर बाइट करने के बाद अब्बास का थूक था, जिसे एयर स्टिक पर दोनों तरफ अदा शावर लेने से पहले ही लगा चुकी थी। वो छोटा सा पैकेट उठाए हाथ में पकड़े अपने शाल को ठीक करते हुए कमरे का हल्का सा दरवाज़ा खोले। 10 बजते ही पूरी हवेली की लाइट्स को बंद होती देख अदा एक नज़र हवेली में बाहर की तरफ देखते हुए अदा किसी को ना देखते हुए कमरे से बाहर निकले अपने इतराफ़ में देखती हुई धीरे से कमरे के दरवाजे को बंद करती सीढ़ियों से उतरते हुए हवेली के सामने के दरवाजे से जाने के बजाय वो पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। अदा को हवेली की हर एक चीज़ अच्छे से पता थी, कब लाइट्स ऑन होती हैं, कब बंद होती हैं और कितने बजे कौन सा गार्ड हवेली के बाहर होता है और हवेली में कितने रास्ते हैं अंदर बाहर जाने के लिए। वो हर चीज़ से वाकिफ़ चुपते छुपाते हुए हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकलती ही है कि अब्बास छत से वापस नीचे आकर सीढ़ियों से नीचे आता है। अदा पर उसकी नज़र पड़ती इससे पहले ही अदा हवेली से बाहर निकले हवेली का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। अब्बास भी सीढ़ियों से नीचे उतरे हवेली के सामने वाले दरवाजे से। वो भी अपनी गाड़ी में सवार हवेली से बाहर निकल जाता है। अलीज़ा कुछ देर पहले ही ड्राइवर के साथ अपनी हवेली जा चुकी थी। और अमाया, आरिश और ज़ियान तीनों अपने कमरे में थे और तीनों ही जाग रहे थे। अदा पिछले दरवाजे से निकलती है कि हवेली से कुछ फासले पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी होती है, जिसमें एक आदमी अदा के इंतज़ार में बंद आंखें किए चेहरे पर मास्क लगाए हुए अदा का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचती है, गाड़ी के शीशे पर दस्तक देते हुए वो आदमी को दरवाज़े खोलने का कहती है। दरवाजे के खुलते ही अदा गाड़ी में सवार हुए चल पड़ती है। गाड़ी में सवार होते ही अदा अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ दोबारा देखती है, जहां कोठे में लगे कैमरे की लाइव वीडियो चल रही थी। एक नज़र मोबाइल में देखते हुए टाइम को देखते हुए अदा मुतीबा को मैसेज करती है। सब मर्दों को बाहर निकालो और लड़कियों को कमरे में भेज के दरवाजे बंद करा दो। वक्त हो गया है, कोई मर्द नज़र नहीं आना चाहिए अब मुझे, किसी लड़की के आसपास भी। अदा के मैसेज में हुक्म था जो मुतीबा मैसेज पढ़ते ही मानती है और फ़ौरन कोठे में उस वक्त मौजूद हर मर्द को बाहर निकाले दरवाजे बंद करवा देती है। दरवाजे को बंद होते देख अदा अपना फ़ोन बंद करती एक गहरी सांस लेते हुए अपना सर सीट से लगाती हुए अपनी आंखें बंद कर जाती है। आंखों के बंद होते ही अदा के चेहरे के सामने फिर से अब्बास का चेहरा नुमायाँ होता है। आंखें बंद हो या खुली, अदा की आंखों के सामने हर वक्त अब्बास ही होता है। हम पहुंच गए हैं। ड्राइविंग सीट पर सवार आदमी अदा को गाड़ी के शीशे से देखते हुए कहता है। अदा उसकी बात पर धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलती है और दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है कि इतने में गाड़ी का दरवाज़ा बाहर से सफ़ेद काटन के सूट ऊपर ब्लैक कलर का कोट पहने हुए आदमी कंधे पर गन लटकाए हुए अदा के लिए गाड़ी का दरवाजे खोले उसके सामने खड़ा होता है।
अदा आदमी की तरफ सरसरी सा देखते हुए गाड़ी से बाहर निकलती है और अपने कंधों पर शॉल ठीक करते हुए हाथ में पकड़े पैकेट को देखते हुए अपने सामने एक बड़े से बंगले की तरफ देखती है जो एक पहाड़ी इलाके पर होता है। वो एक अकेला बंगला नहीं था, उसके इतराफ़ में और भी बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत बंगले थे और कई नॉर्मल से घर थे। एक अलग से सोसाइटी बनी हुई थी, गेस्ट हाउस टाइप की। सब के सब बंगले घर रोशनी से जगमगा रहे थे। रात के इस वक्त भी अदा की नज़रें अपने सामने वाले बंगले के दरवाजे पर थी और उस दरवाजे से आती अंदर की रोशनी पर पूरे बंगले की सारी लाइट्स जल रही होती हैं। बंगले के इतराफ़ में गार्ड्स खड़े हुए थे। अदा एक नज़र सब गार्ड्स को देखते हुए उस खूबसूरत से सफ़ेद शीशे की तरह चमकती हुई सफ़ेद रंग की टाइल्स पर चलते हुए बंगले में दाखिल होती है। के अंदर कदम रखते ही रुक जाती है। नज़रें अपने सामने खड़े हुए ब्लैक कलर के ट्राउज़र पहने हुए, वाइट कलर की शर्ट पहने हुए, सर पर सफ़ेद रंग की पट्टी की हुए आदमी पर पड़ती है और वो आदमी और कोई नहीं शम्स उस्मानी था जो अपना मुंह सीढ़ियों की तरफ मोड़े हुए मुंह से सिगरेट लगाए हाथ में लाइटर पकड़े हुए सिगरेट जला रहा था। कि अदा उसे देखते हुए गहरी सांस लिए उसकी तरफ बढ़ती है। उसके मुंह से सिगरेट छीन कर उसकी आंखों में देखते हुए ज़मीन पर फेंके उसे अपने पैरों से कुचलने लगती है। कुछ ज़्यादा शौक नहीं हो गया है तुम्हें आजकल हर चीज़ को कुचल कर बर्बाद करने का? शम्स अदा के पैरों की तरफ देखते हुए कहता है और कहते ही नज़रें उठाकर अदा की आंखों में देखने लगता है। क्या करूं? आदत से मजबूर हूँ। जो पसंद नहीं वो पसंद नहीं। अदा शम्स की आंखों में देखते हुए कोल्ड अंदाज में कहती हुई मुड़कर अपने कंधों से शॉल उतारती दरवाजे में खड़े गार्ड को दरवाजे बंद करने का कहती है और कहते ही कुछ शॉल एक सोफ़े पर फेंकते हुए खुद बड़े सोफ़े पर जा लेटती है। मेरे लिए खाना बनवा दें, भूख लग रही है मुझे। अदा अपने सर के नीचे गद्दी रखते हुए कहती है, क्यों नई नवेली दुल्हन को उसके दूल्हे ने खाना नहीं खिलाया है? उप्स, मैं तो मुबारकबाद देना ही भूल गया हूँ। शादी के लिए मुबारक हो तुम्हें। अब बताओ, फुर्सत से मरोगी या आज रात ही? शम्स अदा की तरफ बढ़ते हुए उसे देखते हुए तंज या लहजे में कहता है, खान के बारे में कुछ मत कहना, मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। सुबह सिर्फ सर फाड़ा था, अब सीधा गर्दन उड़ाऊंगी। अदा गर्दन मोड़े अपने सिरहाने बैठे हुए शम्स के मुंह की तरफ देखते हुए बोली, पागल हो गई हो क्या अदा? अच्छा भला सब चल रहा था, क्यों बर्बाद किया? शम्स अदा को गुस्से में घूरते हुए गुस्से में बुलंद आवाज़ में कहता है, क्या किया मैंने? सोफ़े से उठते हुए इंतहाई पुरसुकून अंदाज में पूछती है। 10 करोड़ जला दिया तुमने, मेरा सर फाड़ दिया तुमने और सबसे बढ़कर शादी कर ली तुमने, जबकि शादी करने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। भूल गई थी क्या? आपने कभी मुझे किसी की बात मानते हुए देखा है जो मैं किसी की मानती? और रही बात मेरे पागल होने की, तो हाँ, मैं पागल हूँ, पर अब सिर्फ खान के लिए। उनके लिए मैं हर रूल तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अदा सोफ़े से पैर लटकाए अपने हाथ में पकड़े हुए उस छोटे से पैकेट की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, अगर आपने आज के बाद भी दोबारा मेरे खान से बदतमीज़ी करने के बारे में सोचा भी, तो धमकी या ज़ख्म नहीं दूँगी, बल्कि गर्दन ही उड़ा दूँगी। ना रहेगी ये, ना गलत अल्फाज निकलेंगे मेरे मियाँ के लिए।
अदा शम्स की आंखों में एक अटल अंदाज में, कोल्ड अंदाज में देखते हुए कहती है, तुम उस कल के आए मर्द आदमी की वजह से ये सब कर रही हो? शम्स गुस्से में पूछते हुए सोफे से उठ खड़ा होता है। जाहिर है अदा की ज़िंदगी में वो पहले मर्द हैं जिन्हें देखते ही मेरी नज़रें, मेरी सांस, मेरे कदम सब रुक गए थे। अदा अपनी कमर पर हाथ बांधते हुए अपनी आंखें बंद किए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारी सांसें तो वो रोकेगा जब उसे पता चलेगा हम असल में कौन हैं। तुम कौन हो? शम्स अदा की बंद आँखों उसके पुरसुकून से चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तवाइफ़ हूँ और वो वाकिफ़ है मेरी पहचान से। तवाइफ़ अदा हूँ मैं। अदा फ़ौरन से बोलती है, तुम तवाइफ़ नहीं हो, तुम एक मोहरा हो जिसकी हिम्मत को, जिसके सब्र को, जिसके दिमाग को इस्तेमाल किया जाता है उस कोठे की हकीकत जानने के लिए। 4 साल से तवाइफ़ बनकर तुम इस कोठे में रह रही हो, जबकि तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि तुम ईरानी हुकूमत के लिए काम करने वाली सिर्फ़ एक मज़बूत लड़की हो, जो पैसे लेकर हर मुश्किल काम आसानी से करती है। जिसकी हिम्मत ने उसे चैलेंज किया था, जिसमें तुम 4 साल से कश्मीर में अटकी हुई हो। शम्स अपनी कमर पर दोनों हाथों को बांधते हुए, जोड़े हुए खड़े होकर गुस्से में कहता है, इस बार क्या हो गया है तुम्हें? वो 10 करोड़ तुम्हारे थे जो तुम्हें उन बच्चियों को ढूंढने के लिए दिए गए थे, जो बाहरी मुल्क से कश्मीर तो आ गई थीं, पर यहाँ आकर वो कहाँ गई ये किसी को खबर नहीं। तुमने अपने पैसे इतनी आसानी से चला दिए और अपने सीनियर सीक्रेट एजेंट का सर भी फाड़ डाला। हैरानगी हो रही है मुझे। शम्स तंजिया अंदाज में कहते हुए अदा के चेहरे को देखते हुए गुस्से में अदा को घूरते हुए कहता है, करना क्या चाहती हो तुम? शम्स तजस्सुस से पूछता है। बड़ी चीज़ों को पाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है सर, और आप जानते हैं जो मुझे चाहिए हर हाल में चाहिए। अब वो इंसान हो या जीत, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस चाहिए तो चाहिए। खान उन्हीं में से एक थे, इसलिए मैंने आपका सर फाड़ा और अपनी मेहनत की कमाई जलाई। अदा अपने जलते पैसों का सोचते हुए अफसोस मनाते हुए अपना सर झुकाती है। और रही बात बच्चियों की, तो मैं ढूंढ लूँगी उनका पता। पिछले 4 साल से जब से मैं कश्मीर आई हूँ वो मेरे नाम पर कश्मीर आती हैं, और आने के बाद वो कहाँ जाती हैं उसकी कोई खबर नहीं, पर मैं ढूंढ लूँगी उन सबको। और अपने हाथों वफ़ाएं फैलाना, वो सब क्या था? शम्स अदा के चेहरे को बगौर देखते हुए पूछता है, कौन सी अफ़वाहें? वो कि मैं एक बदकिरदार घटिया जिस्म बेचने वाली तवाइफ़ हूँ जो ये सब चुप कर करती है। अदा हंसते हुए कहती है और कहते ही मुँह खुद ही मुड़कर अपने गीले बालों को बांधते हुए किचन का रुख करती है। भूख की वजह से अदा के सामने अब हर चीज़ धुंधली पड़ने लग गई थी। अदा की खुलती बंद होती आंखों को देखते हुए शम्स जल्दी से अदा को कोहनी से पकड़े रोक देता है और बुलंद आवाज़ में अपने सर्वेंट से खाना बनाने का कहता है और अदा को सोफ़े की तरफ करता है। हाँ, वही अफ़वाहें जो तुमने अपने ही आदमियों के हाथ पंचायत में पूरे गांव के मर्दों में फैलाई है, उसी का पूछ रहा हूँ। अदा को सोफ़े पर बैठते देखते पूछता है। वो मैंने आजमाने के लिए किया था, अदा मुस्कुराते हुए कहती है और वो छोटा सा पैकेट शम्स की तरफ बढ़ाती है। ये क्या है? शम्स हैरानगी से पूछता है। खान के सैंपल नहीं है, बॉस ने खान के सैंपल भिजवाने का कहा था। खान से शादी कर पंचायत में अपने नाम से उनको बदनाम करवा कर उनके गुस्से को बढ़ाकर ये वाहिद तरीका था मेरे पास उनके सैंपल को हासिल करने का। अदा शम्स की आंखों में देखते हुए कहती है और कहते ही मुड़कर अपने हाथ अपनी कमर पर बांधते हुए नंगे पैर उसके बंगले में चलते हुए खिड़की की तरफ बढ़ती है। सैंपल से तुम्हारा खुद को बदनाम करना,
मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था। शम्स माथे पर गुस्से के बल डालते हुए बोलता है, खान से जो मैंने आज करवाया है वो यकीनन ये करने का सोच भी नहीं सकते थे। अपने जिस्म उनके सुपुर्द करके उनके निशान पाने का वो वाहिद तरीका था खान के सैंपल्स लेने का। बॉस ने कहा था कि सैंपल मुकम्मल चाहिए, बास का हर टच क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने ही वो सब करवाया ताकि वो जुनूनी हो जाए। और एक खान जब गुस्से में पागल होता है तो वो कैसा होता है जानते तो होंगे आप, या फिर मैं सब डिटेल्स में बताऊं? अदा खिड़की के पास आसमान में चमकते चांद से नजरें हटाते हुए शम्स की तरफ मुड़ते हुए बोलती है, सैंपल्स बाकी के कहाँ हैं फिर? शम्स गहरी सांस लिए पूछते हुए अदा की तरफ बढ़ता है। वो भी है मेरे पास, पर उनका इस्तेमाल जब वक्त होगा तब किया जाएगा। अदा मुड़कर खिड़की से टेक लगाते हुए कहते, इन सब में फिर भी अपनी बदनामी करवाने की ज़रूरत नहीं थी तुमको। दूसरों का सामना कर सकती हो क्या आप? बाहर निकल सकती हो क्या आप? नहीं इस चीज़ का मतलब, और ना तुम्हारा तवाइफ बनने का भी आज तक मुझे समझ नहीं आया है। तुम एक आम लड़की की तरह भी कश्मीर में रहकर सब मालूमात इकट्ठी कर सकती थी। शम्स की आंखों में गुस्सा था, लहजा हद से ज़्यादा सख्त था। आजमाना चाहती थी इसलिए खुद तवाइफ बनी और अपनी बदनामी के चर्चे करवाए। अपने सर झुकाए अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, किसको? खान को? खुद को भी और खान को भी। मुझे जानना था कि लोग तवाइफ से नफ़रत क्यों करते हैं, ख़ास तौर पर वो खान। वो क्यों करते हैं? 4 साल पहले जब मैं आई थी कश्मीर तब से खान के किस्से सुन रही हूँ। हर दिन उनकी जीत की खबरें पढ़ती और सुनती हूँ, ख़ास तौर पर कोटों से नफ़रत की खबरें। इसलिए बस एक तवाइफ बनकर उनकी ज़िंदगी में शामिल होकर उनको हर दिन आजमाना चाहती थी, और अब उनकी आजमाइश शुरू कर दी है मैंने। वो कभी कोठे की तरफ देखना पसंद नहीं करते हैं। मैंने उन्हें कोठे के अंदर बुलवाया। वो मुझसे नफ़रत करते थे, देखना नहीं चाहते थे मुझे, पर मैंने खुद को उनकी बीवी बनाया। अब एक तवाइफ से नफ़रत करने वाले सरदार अब्बास खान खुद एक तवाइफ के शौहर बन चुके हैं। अब मैं हर दिन उनके गुस्से की हद को आजमाऊंगी। वो कहते हैं ना, मर्द को उसके गुस्से की हद को, उसकी नफ़रत की हद को जानना हो तो सबसे पहले वार उसकी इज़्ज़त पर करो। वो उस वार से किस तरह निकलता है, उसका ये अमल उसकी हदों को खुद बयान कर देता है। खान के गुस्से की हर हद से ज़्यादा थी, पर वो गुस्से में भी अपनी हद जानते हैं। तकलीफ़ उतनी ही देते हैं जितनी बर्दाश्त की जा सके। अदा सोफ़े पर वापस बैठते हुए सोफ़े से पुश टिकाती फखरिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहती है, एक बाइज़्ज़त मर्द एक बदनाम ज़माना एक बदकिरदार लड़की से किस तरह रिश्ता निभाता है ये, जबकि वो लड़की सिर्फ रक्स करने वाली तवाइफ नहीं, वो एक मर्दों को खुश करने वाली तवाइफ है। मैं ये जानना चाहती थी कि खान ये जानकर क्या करते हैं, पर सरदार खान सच के सरदार हैं। मुझे अपने फ़ैसले पर फ़ख्र है कि मैंने खान जैसे मर्द से शादी की। इस शादी का फ़ायदा क्या है जबकि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में सिर्फ 20 दिन रह गए। 20 दिन में सुकून से लड़कियों को ढूंढती, अपने पैसे लेती और अपना मुल्क बदलती। क्यों सईद खान जैसे शख्स से उलझी हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बर्बादी बन सकता है। ये मत भूलो वो इस्तेमाल होने वाले मर्दों में से नहीं है। शम्स अदा की बात मुकम्मल होते ही बोल पड़ता है, और वो भी मत भूलो जो 18 साल की उम्र में तुम ईरानी हुकूमत से कॉन्ट्रैक्ट करके आई थी, वो क्या था? शम्स अपने ट्राउज़र की जेब से अपना मोबाइल निकालते हुए कहता है, मुझे सब याद है। कॉन्ट्रैक्ट के हर रूल, हर कागज़ जिस पर मैंने दस्तखत किए थे। उनका पहला रूल, मुझे हर हाल में प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है,
चाहे मुझे जान देनी पड़े या लेनी पड़े। प्रोजेक्ट न रुकना चाहिए न छूटना चाहिए। दूसरा रूल, मैं कभी किसी की मदद नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने किसी की मदद ली तो उसी पल मुझे मार कर प्रोजेक्ट को किसी और के हवाले किए मुझे हमेशा के लिए गुमनाम कर दिया जाएगा। और तीसरा रूल, मैं कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट के दौरान मोहब्बत की तो जान मेरी नहीं मेरी मोहब्बत की जाएगी। अदा अब की बार कहते हुए थोड़ा सा खामोश होती है, पर फिर खुशी से भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए शम्स की तरफ देखती है। पर मैंने मोहब्बत नहीं इश्क किया है खान से, जो आज रात से उनके उस मासूम क्यूट से गुस्से को देखने के बाद उनके लिए जुनूनी हो गया है। मेरे खान पर कोई नज़र रखे तो सही, फिर मैं बताऊंगी अदा की बात ना मानने का अंजाम कैसा होता है। अदा फुल कॉन्फिडेंस के साथ शम्स के सर की तरफ इशारा किए आईब्रो उठाते हुए कहती है, ऐसा भी क्या है इस खान में जो तुम इतनी पॉसेसिव हो गई हो उसके लिए। शम्स पूछ रहा होता है और अदा उसकी बात सुनते हुए नंगे पैर चलते हुए हॉल में ही सीढ़ियों के नीचे दीवार के बिल्कुल साथ लगे एक गुमनाम से सफ़ेद रंग के दरवाजे को खोले अंदर की तरफ बढ़ती है। खान सुकून है मेरा, बहुत जुनून है मेरा, उनकी तरफ नज़र उठाकर देखने वाला हर शख्स अब दुश्मन है मेरा। मेरे खान से कलाम करना है तो भी सर और नज़रें झुका कर करना होगा, वरना इस अदा की अब तक सिर्फ एक अदा से पूरा कश्मीर वाकिफ़ है। फिर मैं अपनी वो अदाएँ दिखाऊंगी जिससे कश्मीर के मर्द मेरे नाम से दूर भागेंगे। अदा उस कमरे में दाखिल होती दरवाज़ा खोलती ही साईं अब्बास खान की सफ़ेद रंग के काटन के सूट में ऊपर डार्क ब्राउन का कलर का कोट पहने हुए अचानक से उनकी खींची हुई साइड प्रोफाइल की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे पास कश्मीर में रहने के अब सिर्फ 20 दिन हैं। मैं इन 20 दिनों को अपने खान के साथ जीना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उनसे निकाह किया और ख़ुद को उनके हवाले किया। अब मैं एक तवाइफ से एक खान की बीवी भी हूँ। मैं अपना काम पूरा करूँगी। पर इन 20 दिनों में मैं एक आम लड़की की तरह सिर्फ खान की जुनूनी बीवी भी बनकर रहूँगी। अदा अब्बास की तस्वीर को देखते हुए कहती है और कहते ही पलटकर दरवाजे में खड़े हुए शम्स की तरफ देखती है। बता दें अपनी हुकूमत, मैंने जो ज़बान दी है उससे हर हाल में पूरा करूँगी, लेकिन अपने तरीके से। खान से शादी करने का मुझे नुकसान नहीं फ़ायदा ही है, इसलिए मेरे खान से दूर रहना। खान को संभाल भी मैं लूँगी और वक्त पर बर्बाद भी मैं करूँगी। अपने इस मकसद के साथ साथ खान को तवाइफ़ों से नफ़रत नहीं, उनकी इज़्ज़त करवाने का मकसद भी है मेरा। और मैं अपने दोनों काम 20 दिन में पूरे करूँगी। जिस दिन बच्चियाँ भी मिल जाएंगी और खान तवाइफ़ों को नफ़रत की निगाह से देखना छोड़ देगा, उस दिन मैं कश्मीर छोड़कर सब छोड़कर चली जाऊँगी, हमेशा हमेशा के लिए। अदा शम्स की आंखों में आंखें डाले देखते हुए अटल अंदाज में कहती हैं, ठीक है, मैं कह दूँगा, पर ध्यान रहे तुम्हारे पास 20 दिन है, सिर्फ 20 दिन। शम्स अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहता है, हमने जो खान की बहन के पीछे आदमी भेजे थे उसे डराने के लिए, उन आदमियों का क्या बना? क्योंकि खान की बहन को बिल्कुल ठीक थी, ना डरी हुई थी ना सहमी हुई। अदा एक नज़र मुड़कर खान की तस्वीर के नीचे फैमिली की तस्वीरों को देखते हुए पूछती है, क्योंकि उन आदमियों के कुछ करने से पहले ही अमाया को किसी ने बचा लिया था। शम्स कहते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कमरे की बाकी सारी लाइट्स ऑन करता है। किसने? अदा खान
अदा खान की तस्वीर के नीचे पड़े टेबल की दराज से एक आईपैड निकालते हुए पूछती है, आर्यन शाह, द ग्रेट पॉलिटिशियन। आर्यन का नाम सुनते ही अदा गर्दन मोड़े शम्स को देखती है। वो इंडियन साइको पॉलिटिशियन? अदा शम्स की आंखों में देखते हुए हैरानगी से पूछती है। हाँ वही, क्रैक पीस। शम्स कहते ही अपना फ़ोन अदा की तरफ बढ़ा रहा था जिस पर आर्यन की तस्वीर थी। ये तो ये तो खान के घर में था। आर्यन की तस्वीर को देखते हुए अदा हैरानगी से कहती है, मतलब खान को पता है जो उसकी बहन के साथ हुआ? अदा सवालिया नज़रों से शम्स से पूछती है। आप उन तीनों को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करें। अगर खान के हाथ वो लग गए तो यकीनन खान उनसे सच निकलवाएंगे। हमारा खान के साथ खेलने का वक्त अभी शुरू हुआ है, उसे ख़त्म नहीं करना है अभी। और उस मनहूस इंसान को भी ढूंढना है जो मुझे मोहरा बनाकर अपने काले काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिससे जान ना पहचान वही जान लेने पर तुला हुआ है। आखिर वो है कौन जो उन बच्चियों के सौदे करता उन्हें कश्मीर में लाते ही गायब कर देता है? 4 साल हो गए हैं। मुझे इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हुए पर हाथ अब तक कुछ नहीं आया मेरे। ऊपर से खान भी अब इसमें शामिल हो गए। उन्हें वो बच्चियां चाहिए जिन्हें मैंने ख़रीदा था, पर मुझे ही नहीं पता है मैंने उन्हें कब ख़रीदा था। अदा परेशान अंदाज में गुस्से में कहती हुई अपने बालों में हाथ फेरती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तुम रिलैक्स हो जाओ, मिल जाएंगे वो तीनों भी और वो शख्स भी। शम्स अदा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। 27 करोड़ में वो सब बच्चियों का सौदा करना चाहते हैं सर। घुप अंधेरे में डूबे हुए कमरे में खिड़की के पास टेबल पर फ़ोन पड़ा हुआ था जिसका स्पीकर खुला हुआ था और फ़ोन की स्क्रीन पर नंबर पर नाम की जगह एक डॉट लगा हुआ था। उस नंबर से कॉल सुनते हुए टेबल और खिड़की से चंद फासले पर चांद की रोशनी में बगैर शर्ट के ब्लैक कलर के ट्राउज़र पहने हुए नीचे ज़मीन पर पुशअप्स करता आदमी। उसकी बात सुन रहा था, अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रखे हुए उन पर अपना वज़न दिए पुशअप्स करते आदमी की बाजुओं से लेकर उसके कंधे तक की सारी जिस्म की रगें तन गई थीं। सब उभरी हुई वाज़ेह हो रही थी कि पसीने से तर आदमी ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे एक गहरी सांस लेते हुए अपने माथे पर आए स्याह सिल्की बालों में हाथ फेरते हुए उन्हें अपने माथे से हटाए, टेबल से फ़ोन उठाए, उसका स्पीकर बंद करता फ़ोन कान से लगाए, उठ खड़ा होता है और खिड़की में जा खड़ा होता है। खिड़की में खड़े होते ही आदमी का स्याह साया ज़मीन पर दिखने लगता है। ठीक है, बेच दो उन सारी लड़कियों को, पर 27 नहीं, 30 करोड़ में। एक भी पैसा अगर कम हुआ तो याद रखना, तुम्हारे जिस्म के अज़ा काफ़ी हैं उनकी भरपाई करने के लिए। हवा के ठंडे ठंडे झोंके अपने चेहरे पर महसूस करता आदमी अटल लहजे में दो टोक अंदाज में कहता है और कहते ही फ़ोन बंद किए वहीं खड़ा होकर फ़ोन बेड पर फेंकते हुए अपनी गर्दन गोल घुमाकर झटकते हुए अपने बालों में दोनों हाथ फेरते हुए अपने मोटे मोटे डोले और चौड़े चौड़े कंधों को वाजे करते हुए मुड़कर नंगे पैर वॉशरूम का रुख करता है और जाते जाते गाना गुनगुनाता है। गाना गुनगुनाते हुए मज़े से अपनी गर्दन गाने के लिरिक्स पर हिलाते हुए आदमी वॉशरूम का रुख करता है।
आगे की तरफ बढ़ता जाता है कि चाँद की रोशनी में उसके कंधे पर पीछे की तरफ एक चाकू से कंधा चीरा हुआ निशान नज़र आ रहा था, जो पुराना था। ज़ख्म तो भर गया था, पर फिर भी वो अपना निशान छोड़ गया था।